प्रक्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करता है कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। ऐसे तत्व क्या बोलेंगे? विषम परमाणु। यानी जैसा कि हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे ये जो भी है कार्बन और हाइड्रोजन, इसके जगह पे कोई और आ जाए तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाए, तो ये सब जब आ जाएगा और यहाँ बैठने के बाद यहाँ पे संयोजकता संतुष्ट हो जाए, ठीक है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन या 4 ठो बॉन्ड जो दिखता है वो दिखे, तब ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। विषम परमाणु का मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं फंक्शनल ग्रुप या फिर प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। विषम परमाणु जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो गया विषम परमाणु। ठीक है। उसके बाद प्रक्रियात्मक समूह पहला होता है एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कीन समूह, एल्काइन समूह। ठीक है, इस तरह से आता है। तो बहुत सारा है, एस्टर आता है, इथर आता है, तो ये सारा कुछ पढ़ना है। तो हम क्लास 10 में है तो हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है। तो देखिए क्लोरो ब्रोमो आइडो, हाइड्रोजन ग्रुप को फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो पढ़ते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसी को हम क्लोरो ब्रोमो आइडो। जब ये रिएक्शन करने लगता है या कर लेता है तो ये क्लोरीन क्लोरो पढ़ाता है, ब्रोमीन ब्रोमो पढ़ाता है, या क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, इस तरह से ये पढ़ाता है। एल्कोहल OH पढ़ाएगा। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या रहेगा? C डबल बॉन्ड O और H। कीटोन का फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होगा? C डबल OH। ठीक है, यहाँ बॉन्ड में डबल बॉन्ड रहेगा। एल्कीन का फार्मूला C डबल बॉन्ड। एल्काइन का फार्मूला C ट्रिपल बॉन्ड। आपने भी ये पढ़ा था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं फटाफट से। आगे है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या है? यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। उदाहरण के लिए अल्कोहल, इसे हम बोलेंगे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ये सब अल्कोहल का ग्रुप है ना, तो ये सजातीय श्रेणी में आ जाएगा। ये लोग हाइड्रोजन को हटा देते हैं। ठीक है। दूसरा है समान सामान्य सूत्र। समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH2 का अंतर 14U द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, इसका नामकरण बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन दिखेगा, नाइट्रोजन दिखेगा, क्लोरीन फ्लोरीन जो भी दिखेगा, तो अब कैसे जानो कि किसको हमें क्या पढ़ना है? तो इसलिए हमें इसका नाम पढ़ना जरूरी है। नाम कैसे पढ़ा जाता है उसको सीखना जरूरी है। सबसे पहला स्टेप होता है यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। इसमें कितना कार्बन परमाणु है? तो 1 2 3 है ना। तो मेथ एथ प्रोप, क्या हो गया? ये प्रोप हो गया। ठीक है, मेथेन एथेन प्रोपेन हो गया। उसके बाद देखना है यहाँ पे प्रक्रियात्मक समूह को पूर्व लग्न और अनुलग्न के साथ दर्शाओ। तो पूर्व मतलब पहले लगना, अनु मतलब बाद में लगना। तो देखिए हाइड्रोजन के केस में क्या होता है? पूर्ण लग्न लगता है। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आइडो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ देखिए क्या है? 1 2 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है? 3 इधर 6 और ये 7 और क्लोरीन कितना है? 1। तो ये 3 कार्बन 1 2 3 इसको ऐसे तोड़ा गया है। और हाइड्रोजन कितना है? 7। 3 इधर 6 1 7 और एक ठो क्लोरीन यहाँ ऐड हो गया। तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया ना, ये क्लोरीन, यही हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रक्रियात्मक समूह, जो हमें अभी डेफिनेशन में बताया जा रहा था। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? पहले पूर्ण लग्न को पढ़ेंगे। तो क्या है? क्लोरो मेथेन एथेन प्रोपेन। क्या पढ़ेंगे? क्लोरो प्रोपेन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एल्कोहल ग्रुप में अनुलग्न जो होता है, जो लास्ट में लगता है OL लगता है। क्या लगता है? OL। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे? मेथ एथ प्रोप है, 3 ठो है तो इसको पढ़ेंगे प्रोप। ठीक है, प्रोपे। और यहाँ पे अनुलग्न OL है ना, तो इसको नॉल पढ़ेंगे, प्रोपे नॉल। 3 और 3 6 1 7 और ये देखिए OH है, तो OH को क्या पढ़ना है? ऑल पढ़ना है, प्रोपे नॉल। उसी तरह से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का अनुलग्न है AL, ऑल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ऑल। जैसे प्रोपे नॉल। उसी तरह से आगे देखते हैं कीटोन, कीटोन में 1 हो जाएगा, ONE1। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? मेथेन एथेन प्रोपेन। तो प्रोपे नॉन, 1 को क्या पढ़ेंगे? नॉन पढ़ेंगे, प्रोपे नॉन। कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या पढ़ेंगे? ओइक एसिड पढ़ते हैं। जैसे C3 है, COOH भी है, हाइड्रोजन भी है, तो प्रोपे नोइक अम्ल। उसके बाद एल्कीन, एल्कीन में इन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे प्रोपीन। एल्काइन में क्या पढ़ेंगे? आइन, जैसे प्रोपाइन, मेथाइन एथाइन प्रोपाइन। ठीक है, अगर 4 रहता तो मेथाइन एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, 5 रहता तो पेंटाइन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इस तरह से हम लोग पढ़ना सीखेंगे। अब हम आ जाते हैं कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म पर। तो क्या है इसका रासायनिक? दहन, पहला होता है दहन।
जब कार्बनिक यौगिक यानी कि CH4 यानी मीथेन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, दहन करेंगे, दहन मतलब जलाना, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यानी भाप फेंकेगा और उष्मा प्रकाश देगा। तो देखिए क्या लिखता है, कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में उष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं। उष्मा और प्रकाश ज्यादा मात्रा में ये लोग देते हैं। ठीक है। दूसरा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीला स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करता है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वायु की उपस्थिति में जब जलेगा ये तो नीला यानी अच्छा फ्लेम जलेगा। वहीं पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर धुआं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करती है, धुआं वाली। ठीक है, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए आगे। ऑक्सीकरण क्षारीय पोटास परमैंगनेट या अम्लीय पोटास डाइक्रोमेट की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जो एल्कोहल होगा C3H2OH जो है ये एल्कोहल है जिसे हम एथेनॉल बोलते हैं। तो इसमें पोटासियम परमैंगनेट, इसे हम क्या पढ़ेंगे, पोटासियम परमैंगनेट, जो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ अम्लीय यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये क्या है, अम्लीय है, इसके प्रेजेंस में कराएंगे तो ये क्या बदल जाएगा, एथेनोइक अम्ल में बदल जाएगा। ठीक है। अगला है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन इसमें ऐड होता है। तो देखिए कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निकेल और प्लेटिनियम की उपस्थिति में जब हम इसे रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा H2 के साथ, तो यहाँ बन जाएगा आपका ये 4 हमारा RR है जो पहले था और ये हाइड्रोजन इकट्ठा होकर के यहाँ अटैच हो जाएगा। तो असंतृप्त से ये क्या हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो पॉइंट में समझा है उसी का लिखा है, पोलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन इसमें बढ़ रहा है, अब बढ़ेगा तो असंतृप्त से संतृप्त में चला जाएगा। ठीक है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण इसी विधि द्वारा किया जाता है। अगला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, ये जो CH4 है और Cl2 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल के Cl2 खुद घुस जाएगा और एक और एसिड बना देगा। ठीक है। तो देखिए CH4 रिएक्ट विद Cl2 सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बना CH3Cl यानी क्लोरोमेथेन, और ये क्या हो जाएगा HCl। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। ठीक है। तो एथेनॉल के भौतिक गुण, तो ये रंगहीन या गंधहीन और जलने वाला स्वाद होता है। ठीक है। इसमें जल में घुलनशील होता है ये एथेनॉल। वाष्पशील द्रव होता है जिसका क्वथनांक कितना है 351 केल्विन। ये उदासीन प्रकृति यानी उदासीन नेचर का होता है, इसका भौतिक गुण ये था। चलिए अब एथेनॉल का हम रासायनिक गुण देखेंगे क्या है। रासायनिक गुण में जब ये सोडियम से रिएक्ट करेगा तो सोडियम एथा ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। यहाँ से देखिए क्या निकाल देता है, हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। ठीक है। उसके बाद इसके जांच कर लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकला या नहीं निकला। अगला है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण यानी कि CH3CH2OH है, इसमें हम एसिड के साथ रिएक्ट करा दिए। ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में या इसे कैटलिस्ट के रूप में यूज किए तो ये क्या हो जाएगा, CH2 और H2O अलग हो जाएगा। ठीक है। CH3 है, यहाँ पे CH2 है, तो ये वाला जो यहाँ से ये जो आपका हाइड्रोजन है ये निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन में घुस जाएगा तो CH2 बनेगा और यहाँ पे एक ऑक्सीजन पहले से है हाइड्रोजन और यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन आया तो ये H2O बना देगा। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल बोलते हैं और इसका भौतिक गुण, तो ये भी कैसा होता है, रंगहीन होता है, रंगहीन द्रव है, स्वाद में खट्टा, सिरके जैसी गंध। क्वथनांक इसका 391 केल्विन होता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसे क्या और बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। चलिए आगे इसका रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। रासायनिक गुणधर्म, सबसे पहले हम एथेनॉल को एस्टरीकरण करते हैं। एस्टरीकरण करने के लिए क्या है विधि, यहाँ पे एथेनोइक अम्ल हम ले लेंगे और एथेनॉल ले लेंगे। H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3CO CH2 CH3 और एक ठो O, और इसे हम बोलते हैं एस्टर। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, मीठे फलों जैसी गंध वाले एस्टर का निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है, एस्टरीकरण अभिक्रिया का। ठीक है। चलिए अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ गए हैं, सारा का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें आ जाता है हमारा साबुनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, यानी सॉपोनिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या है, CH3CO CH2 CH3, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम ऐड कर देते हैं तो ये बनता है CH3COONA और क्या बनता है CH3CH2OH। ठीक है। इस विधि से साबुन तैयार किया जाता है। क्षार से अभिक्रिया साबुनीकरण में, तो NaOH से अभिक्रिया किया CH3COOH तो क्या बना देगा
CH3COONA, देखिए यही चीज है ये, और H2O बनाएगा, ठीक है, साबुनीकरण में। तो ये बनता है आपका सोडियम एसीटेट। क्या बनता है? सोडियम एसीटेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। अब ये जो है कार्बोनेट से या हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? CH3COONA, ठीक है, यहाँ भी H2O, यहाँ भी CO2। तो इस तरह से रिएक्शन बना देगा। रिएक्शन याद कर ले, प्रैक्टिस कर ले एक बार। अब है साबुन और अपमार्जक। तो साबुन और अपमार्जक का क्या होता है, देखिए डेफिनेशन। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटासियम लवण होते हैं, C17H35COONA+। साबुन केवल मृद जल में सफाई किया करता है, जो मीठा जल होगा उसी में। और अपमार्जक क्या है? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं अपमार्जक कठोर एवं मृद जल में सफाई किया करते हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा साबुन अणु में क्या होता है? एक होता है जलरागी सिरा, जिससे आयनिक भाग होता है, और दूसरा होता है जलविरागी सिरा, जिससे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला। तो जलरागी आयनिक सिरा ये होता है, ठीक है, ये गोल वाला बड़ा सा। और ये क्या होता है? जलविरागी, ये जो कुछ जैसा दिख रहा है ये जलविरागी होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं साबुन के अणु की संरचना। तो देखिए ये है आपका साबुन अणु की संरचना, ठीक है। साबुन में जो झाग बनता है ना, उसका ये एक संरचना है, ठीक है। तो साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या होती है? मेल तेलीय होते हैं। जो मेल होते हैं क्या होते हैं? तेलीय, यानी गंदगी, जो डस्ट होते हैं तेलीय होते हैं, ऑयली होते हैं। जलविरागी सिरा तेल में घुस जाता है। जलविरागी सिरा जो होता है ये है ना जलविरागी सिरा, अभी हमने पढ़ा था। देखिए जलविरागी सिरा, ये जो चैन जैसा है, जलविरागी सिरा तेल में घुस जाता है। जैसे मान लीजिए तेल की बूंद है, इसमें ये घुस जाएगा, देखिए घुसा हुआ है ना, ये एंटर कर जाता है। और जलविरागी सिरे के चारों तरफ पानी से घिर जाता है। जलविरागी जो होता है उसके चारों तरफ, जैसे Na+ की तरफ चारों तरफ से ये घिर जाता है। इससे मिशेल संरचना बन जाता है, इसी को मिशेल संरचना बोलते हैं, ठीक है। आगे है साबुन का मिशेल मेल को पानी में घुलाने में मदद करता है। जो मेल होता है, जो डस्ट होता है, उसे पानी में घुलाने में मदद करता है। कौन? मिशेल। और कपड़े साफ हो जाते हैं, और कपड़ा क्या हो जाएगा आपका? साफ। साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम कैल्शियम के लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है, ठीक है। जहाँ पे तालाब वगैरह में का जो पानी होता है, तालाब उलाब का, उसमें ज्यादा कैल्शियम मैग्नीशियम का लवण होता है। वहां पे अगर आप साबुन से सफाई करोगे तो झाग जल्दी नहीं बनता है, ठीक है। और जो बनता भी है वो जल में अघुलनशील होता है, उसे स्कम बोलते हैं। यानी हल्का हल्का डस्ट टाइप का रहेगा, वो जल में नहीं घुलेगा। यह स्कम सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है। यह स्कम क्या करता है? सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है। अगला है अपमार्जक का उपयोग करके कठोर जल में सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली बना सकते हैं। कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील स्कम नहीं बनते, ठीक है। कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील स्कम नहीं बनते, ठीक है। ये किसकी उपस्थिति में होता है? अपमार्जक की उपस्थिति में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर इस टॉपिक में आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे छोटा सा वीडियो बना के अपलोड कर दूं। और ये हमारा 1 शॉट वीडियो था। वीडियो कैसा लगा आप बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारी जो वीडियो अपलोड होती है।